नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, हमारे कई दर्शकों ने कई बार कई वीडियो में यह संदेशा भेजा कि सर दरभंगा और मधुबनी, चूंकि दरभंगा मधुबनी से हमारे कई जो दर्शक हैं वो बड़ी संख्या में हैं, तो उन लोगों ने कई बार ये कमेंट किया कि भाई दरभंगा और मधुबनी की जो बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियां रही है उस पर वीडियो बनाया जाए। तो आज मैंने प्रयास किया है कि दरभंगा और मधुबनी की जो राजनीति 1990 से विशेषकर लेकर 2025 तक की राजनीति को कुछ कम शब्दों में, कुछ संक्षिप्त में समझने और समझाने का प्रयास किया जाए। तो मित्रों देखिए, है कहना कि 1990 इसलिए मैंने चुना कि 90 में बिहार की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की राजनीति बदली थी। आज आप परिवर्तन देख रहे हैं देश के अंदर कि 90 से पहले क्या होता था देश की राजनीति में और बिहार की राजनीति में भी गैर कांग्रेसवाद था। पहला अंतर क्या था 1990 में क्या था? गैर कांग्रेसवाद। और आज 2025 में क्या है अगर देखेंगे तो गैर कांग्रेसवाद के जगह पर गैर भाजपावाद है। सबसे पहला अंतर है 1990 और 2025 में। सबसे बड़ा अंतर क्या है कि 90 में गैर कांग्रेसवाद था। मतलब आपको याद हो, मैं बताऊं कि 1990 में कांग्रेस या जो विधानसभा चुनाव हुए या 89 का लोकसभा चुनाव हुआ, तो 1990 वो परिस्थिति थी जब पूरे देश भर में राजनीति होती थी जिसमें कांग्रेस के खिलाफ दक्षिण और वाम, मतलब भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रवादी हिंदूवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब अल्ट्रा लेफ्टिस्ट भी एक मंच पर आ जाते थे। मतलब कम्युनिस्टों का भी गठबंधन बीजेपी के साथ हो जाता था, परोक्ष या अपरोक्ष, ठीक है। और बीच में इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हुआ करते थे समाजवादी, तथा कथित अब कह सकते हैं अब वो समाजवादी नहीं रहे जो 90 में हुआ करते थे, ठीक है। मतलब ये जो जनता दल, जिस नाम के बीच में या आगे या पीछे जनता लगा हुआ हो, मतलब जनता पार्टी हो, जनता दल हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, जनता दल सेकुलर हो, मतलब कोई भी समाजवादी जनता दल हो, मतलब कोई भी जनता नाम की पार्टी जिससे समाजवाद, जो लोग अपने आप को राम मनोहर लोहिया या फिर जयप्रकाश नारायण का वैचारिक उत्तराधिकारी बताने वाले लोग बीच में हुआ करते थे। और उनके एक तरफ हुआ करते थे दक्षिण पंथ, दूसरे तरफ हुआ करते थे वामपंथी, मतलब कम्युनिस्ट और जनसंघ पहले और बाद में कम्युनिस्ट और बीजेपी। तो 90 में यह स्थिति थी। बिहार में भी अगर देखेंगे तो लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उससे पहले 90 में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में जनता दल जो बीपी सिंह की पार्टी थी उसका गठबंधन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ था, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ था। पहला अंतर मैं बताया आपको कि यहां पर उस समय में कांग्रेसवाद और गैर कांग्रेसवाद की राजनीति हुआ करती थी जिसके खिलाफ ध्रुवीकरण था। आज 2025 में गैर भाजपावाद की राजनीति है, ठीक है। और गैर भाजपावाद की राजनीति में आप देख लीजिए कि कम्युनिस्ट पार्टियां भी, कांग्रेस पार्टी भी, मतलब कांग्रेस, कम्युनिस्ट और ये समाजवादी तीनों एक तरफ है या नहीं है बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, बिहार में सीपीआई, सीपीआईएमएल, सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी सब के सब एक है। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन है, ठीक है। दूसरा, 90 में के बाद की जो राजनीति बदली उसमें मंडल आयोग के लागू होने का दूसरा प्रभाव पड़ा। मतलब गैर कांग्रेसवाद से गैर भाजपावाद, फिर प्री मंडल और पोस्ट मंडल का परिवर्तन। प्री मंडल की राजनीति क्या थी, मंडल आयोग के लागू होने से पहले की राजनीति क्या थी, मैं 1 मिनट के अंदर समझाने का प्रयास करता हूं, आप नाम गिनते चलिए, ठीक है। उन दिनों कम्युनिस्ट पार्टी, चूंकि मैंने बताया कि ये 4 धड़े हो गए। एक तो हो गए कांग्रेस को भी आप मान सकते हैं कि सेंटरिस्ट पार्टी के रूप में जानी जाती थी कांग्रेस, मध्य मार्गी राजनीतिक दल। मध्य मार्ग मतलब जिसकी जो न समाजवाद है, न कम्युनिस्ट है, न राष्ट्रवाद, सबको मिला जुलाकर जिसे कांग्रेस ने नाम दिया था गंगा जमुनी संस्कृति। मतलब हर अच्छे बुरे सबको लेकर एक बीच का रास्ता निकालकर राजनीति करने वाली पार्टी की नाम थी कांग्रेस पार्टी। लगभग समाजवादियों का भी लगभग यही मानना था, सेंटरिस्ट ही थे ये लोग विचार से भी, लेकिन थोड़ा सा इनका झुकाव गरीबों के प्रति था, वही कांग्रेस का झुकाव पूंजीवाद के प्रति और समाजवाद के बीच में कांग्रेस का नेतृत्व झूलता रहा।
बराबर झूलता रहता था। ठीक है, कांग्रेस बराबर कम्युनिस्ट भी के तरह ही व्यवहार करना चाहती थी, चाहे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण रहा हो, पेपर्स का मुद्दा हो, वहां कांग्रेस कम्युनिस्ट बनती थी। लेकिन कई ऐसे मुद्दे थे जहां पर कांग्रेस राष्ट्रवादी की तरह भी व्यवहार करती थी, मतलब एक तालमेल बना के चलना। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो 90 से पहले की आप राजनीति देखिए, अगर बिहार में विशेषकर, चूंकि हम आज दरभंगा मधुबनी की बात कर रहे हैं तो हम फोकस करते हैं दरभंगा और मधुबनी की राजनीति पर ही। तो दरभंगा मधुबनी की राजनीति में सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, यहां पर समाजवाद बहुत मजबूत नहीं रहा, मतलब कांग्रेस के खिलाफ अगर आप देखिएगा दरभंगा मधुबनी में सबसे मुख्य मजबूत प्रतिद्वंदी कौन था उन दिनों? 90 के आसपास में, अगर आप कहेंगे 80 से 90 के बीच में अगर सबसे ज्यादा मजबूत, या आप छोड़िए 80 से 90, मैं कह रहा हूं आजादी के बाद से ही कांग्रेस के खिलाफ सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी दरभंगा मधुबनी जिले में हुआ करते थे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, कम्युनिस्ट हुआ करते थे। ठीक है, और जिसमें बड़े चेहरों के रूप में देखेंगे आप तो इसमें दो तरह की बातें बता रहा हूं, एक तो विचारधारा के आधार पर, दूसरा चूंकि मंडल, प्री मंडल और पोस्ट मंडल की हम बात कर रहे हैं तो बात आएगी जाति की भी, कि समाज के किन वर्गों के बीच राजनीति थी। तो अगर वैचारिक स्तर पर 90 के आसपास की राजनीति कांग्रेस और गैर कांग्रेसवाद की राजनीति थी, तो उसमें सबसे गैर कांग्रेसवाद की राजनीति के में सबसे मजबूत दल हुआ करता था सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और उसके बड़े चेहरे में भोगेंद्र झा, कॉमरेड भोगेंद्र झा, कॉमरेड चतुरानंद मिश्रा, कॉमरेड विजयकांत ठाकुर सीपीएम के। ठीक है, उसके बाद सीपीआई एमएल लिबरेशन के हुआ करते थे उमाधर प्रसाद सिंह। ठीक है, तो ऐसे ये चार चेहरे अगर देखेंगे तो लंबे समय तक इनका मिथिलांचल की राजनीति पर प्रभाव रहा। सीपीआई से भोगेंद्र झा, चतुरानंद मिश्रा, इनके साथ और लोग रहे। ठीक है, तेज नारायण झा, ऐसे मैंने कई लोग रहे। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभाव, चतुरानंद मिश्रा तो केंद्र में मंत्री भी बने, आपको याद होगा देवगौड़ा की सरकार में। ठीक है, और गुजराल की सरकार में चतुरानंद मिश्रा जो है वो केंद्र में कृषि मंत्री भी रहे चतुरानंद मिश्रा। कॉमरेड भोगेंद्र झा संघर्ष, उन्हें मधुबनी के लोग वो तो भोगी भगवान कहा करते थे। ठीक है, इसके अलावा विजयकांत ठाकुर भले ही चुनाव नहीं जीत पाए कभी, लेकिन सीपीएम का झंडा पूरे दरभंगा में बुलंद करते रह गए जीवन भर। ठीक है, उमाधर प्रसाद सिंह, अशोक पेपर मिल, और उसके मतलब लगातार जो है वामपंथ का झंडा जो है बुलंद करते रहे कम्युनिस्ट। दूसरा अगर देखेंगे कि मैंने गैर कांग्रेसवाद की राजनीति में कम्युनिस्ट पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर थे समाजवादी। भाजपा तो नाम आते हैं भाजपा पे भी, समाजवादियों में सबसे बड़ा चेहरा धनिक लाल मंडल, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, हरियाणा के राज्यपाल भी रहे, कई बार सांसद रहे। तो ऐसे धनिक लाल मंडल एक बड़े समाजवादी नेता के रूप में उभर कर आए। ठीक है, सूरज नारायण सिंह, ठीक है, इन लोगों के साथ थे, लेकिन सूरज नारायण सिंह की हत्या के बाद जो है वहां एक अलग प्रकार की राजनीति देखने को मिली मधुबनी की राजनीति में। लेकिन सबसे बड़ा चेहरा अगर देखेंगे समाजवाद में तो वो चेहरा था धनिक लाल मंडल का। साथ साथ हुकुमदेव नारायण यादव उन दिनों समाजवादी हुआ करते थे। ठीक है, गैर कांग्रेसवाद के बड़े चेहरे हुआ करते थे। देवेंद्र यादव फुलपरास, वही देवेंद्र यादव थे जो पहली बार विधायक बने 1977 में और अपनी सीट खाली कर दी कर्पूरी ठाकुर के लिए। चूंकि जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री चुने गए तो उस समय में कर्पूरी ठाकुर लोकसभा के सदस्य हुआ करते थे, तो उपचुनाव जीतकर कर्पूरी ठाकुर को बिहार विधानसभा पहुंचना था। तो देवेंद्र यादव ने, जो कि फुलपरास से विधायक चुने गए थे, उन्होंने अपनी सीट खाली कर दी और दे दिया कर्पूरी ठाकुर को, जहां से चुनकर एमएलए बने और फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री तो पहले चुने जा चुके थे कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, देवेंद्र यादव, उसके बाद शालिग्राम यादव जैसे और मतलब विधानसभा स्तर पर नेता रहे। मतलब अगर आप देखेंगे गौर से तो समाजवादी आंदोलन में, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी में अगर देखेंगे तो सवर्णों का वर्चस्व, इनके मतदाता कौन थे? मतदाता जो एकदम लाल झंडा गाड़ने वाले भूमिहीन गरीब ऐसे मतदाता थे। लेकिन नेता कौन था इनका? सब के सब सवर्ण, चाहे वो भोगेंद्र झा हो, चतुरानंद मिश्रा हो, विजयकांत ठाकुर हो या उमाधर प्रसाद सिंह हो, सब के सब सवर्ण थे।
ठीक है। लेकिन समाजवादी धारा में जितने भी नेता थे, चाहे हुकुमदेव यादव हो, धनिक लाल मंडल हो, देवेंद्र यादव हो, शालिग्राम यादव हो, ऐसे जितने भी थे सब के सब या तो यादव जाति के थे या फिर यादव जाति के नहीं थे। एक अपवाद छोड़ दीजिए सूरज नारायण सिंह बड़े नेता में। इसके अलावे प्रायः आप देखेंगे अति पिछड़े धानु जाति से आते थे लोग। तो यह स्थिति थी। इसके अलावे चलिए तीसरा ध्रुव जो गैर कांग्रेसवाद की राजनीति में तीसरा ध्रुव था बीजेपी। पहले जनसंघ 80 से पहले और उसके बाद 80 से 90 के बीच भारतीय जनता पार्टी। बड़े चेहरे बीजेपी के थे। सबसे बड़ा चेहरा, बड़ा कद जो पूर्व सांसद लिख सकता था वो थे प्रोफेसर सुरेंद्र झा सुमन। उसके बाद ताराकांत झा 90 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन ताराकांत झा एक भी चुनाव जीत नहीं सके, एक भी नहीं। विधानसभा लड़ा, कई बार लोकसभा लड़े, लेकिन चुनाव कभी नहीं जीता। 2 बार लोकसभा लड़े, दरभंगा से लड़े, बेनीपट्टी जो उनका गृह क्षेत्र था, कभी चुनाव जीत नहीं पाए। हरिश्चंद्र झा एक चुनाव जीत पाए केवल जनता लहर में। सुरेंद्र झा सुमन भी एक बार चुनाव जीत पाए लोकसभा, एक बार जीत पाए विधानसभा का। ठीक है। रामफल यादव, तो अगर बीजेपी में भी देखेंगे तो सब ब्राह्मण प्लस, लेकिन बीजेपी का मतदाता जो है प्रायः गैर ब्राह्मण हुआ करता था। मतलब बालेश्वर सिंह भारती, रामफल यादव की जाति के लोग बीजेपी को ताराकांत झा और सुरेंद्र झा सुमन की जाति की तुलना में ज्यादा वोट दिया करते थे, चूंकि माना जाता था कि ब्राह्मण, मुसलमान और हरिजन, ब्राह्मण, मुसलमान और हरिजन, दलित, अनुसूचित जाति के लोग कांग्रेस के आधार वोट हैं। कांग्रेस के आधार वोट है ब्राह्मण, मुसलमान और दलित। ठीक है। और उसके खिलाफ ही, मतलब इन तीनों वर्गों से किसी भी अन्य पार्टी को कोई वोट नहीं मिला करता था, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो भाजपाई हो। भाजपा तो एक तरह से आप कह सकते हैं भाजपा को तो कुछ था ही नहीं दरभंगा मधुबनी में। केवल 1977 विधानसभा लोकसभा चुनाव में सुरेंद्र झा सुमन दरभंगा से इसलिए जीतने में कामयाब हुए और बहेरी विधानसभा सीट से हरिश्चंद्र झा, चूंकि जनता परिवार का जो एक जनता पार्टी बनी थी शहर पार्टी के विलय से, ठीक है, तो जो जनता लहर था, जो आपातकाल के खिलाफ जो नाराजगी थी, उसी लहर में सुरेंद्र झा सुमन और हरिश्चंद्र झा जैसे लोग चुनाव जीतकर विधानसभा और लोकसभा पहुंचे थे। केवल ये बाई लक था, आधार नहीं था। जैसे आज अगर आप देखें सहरसा विधानसभा सीट से आईपी गुप्ता की पार्टी, आईपी गुप्ता खुद चुनाव जीत गए, तो क्या वो अपनी पार्टी के बल पे जीते हैं? नहीं, वहां पे उनकी जीत हुई है गैर भाजपावाद की राजनीति। मतलब सबसे ज्यादा ताकत किसकी लगी थी वहां? आरजेडी की। ठीक है। तो ये तो वही कारण था सुरेंद्र झा सुमन की जीत की या हरिश्चंद्र झा की जीत की, अपवाद स्वरूप था। बीजेपी उन दिनों 90 तक मानी जाती थी कि बीजेपी केवल दक्षिण बिहार में बीजेपी का कुछ असर था, दक्षिण बिहार में आदिवासी के इलाकों में। इसीलिए आप अगर 1990 में भी बीजेपी के विधायकों की संख्या देखेंगे तो सर्वाधिक विधायक चुनकर आए थे कहां से? दक्षिण बिहार, मतलब आज का झारखंड, आज का झारखंड, उसके बाद आज का दक्षिण बिहार, मतलब उस समय का मध्य बिहार के इलाके में, आरा बक्सर वगैरह के इलाके में थोड़ा बहुत बीजेपी का, नवादा वगैरह के इलाके में, जो मध्य बिहार था, इन इलाकों में बीजेपी का थोड़ा बहुत प्रभाव गैर सवर्ण जातियों के अंदर हुआ करता था। ठीक, सवर्णों का वोट बीजेपी को नहीं मिला करता था। तो यह स्थिति थी बीजेपी की। ठीक है। और बीजेपी के नेता चेहरा मैंने बताया। अब चौथा, ये तो हो गई गैर कांग्रेसवाद। कांग्रेस की राजनीति में क्या था? जगन्नाथ मिश्रा 90 तक मुख्यमंत्री थे। प्रायः मिथिला का रिप्रेजेंट ब्राह्मण ही कांग्रेस की राजनीति में करते रहे। और ब्राह्मण के बाद अगर कोई नेतृत्व किया कांग्रेस की राजनीति में मिथिला से, तो वो चेहरा हुआ करता था मुसलमानों का और फिर दलितों का। जैसा मैंने बताया, दरभंगा मतलब ब्राह्मण, मतलब सवर्ण मतलब ब्राह्मण। दरभंगा मधुबनी की राजनीति में कांग्रेस की तरफ से सवर्ण मतलब ब्राह्मण हुआ करते थे। ठीक है। तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा हो, नागेंद्र झा हो, ये सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ा करते थे। ठीक है।
मैं कर्पूरी ठाकुर का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं समाजवादी में, चूंकि कर्पूरी ठाकुर रहने वाले समस्तीपुर के थे। हाँ ठीक है कि एक चुनाव वो फुलपरास विधानसभा सीट से लड़े थे, इसीलिए किसी दर्शक को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज हम बात केवल दरभंगा मधुबनी विधानसभा जिले की कर रहे हैं, इसीलिए कर्पूरी ठाकुर का नाम मैंने नहीं लिया है। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर का उदाहरण केवल मैंने दिया इसलिए आपको कि कर्पूरी ठाकुर 1977 में फुलपरास विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर पहुंचे थे बिहार विधानसभा। ठीक है, कांग्रेस के नेतृत्व में, ठीक है, जयनाथ मिश्रा, नागेंद्र झा, लोकेश नाथ झा, अशफाक अंसारी, शकील अहमद के पिता शकूर अहमद, ठीक है, कुमुद रंजन झा, लोकेश नाथ झा, महेंद्र झा आजाद, मोहन चौधरी, गौरी शंकर राजहंस जयनाथ मिश्रा के दामाद हुआ करते थे, जो कि झंझारपुर से लोकसभा के सदस्य थे, बिलट पासवान विहंगम दलित समाज से। ठीक है, तो ये सभी आप अनुमान लगा सकते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व भी, तो एक तरह से जाति के आधार पर देखेंगे तो आप देखिए कि चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, ठीक है, चाहे समाजवादियों में भी आप कह सकते हैं, दिगंबर ठाकुर जैसे ब्राह्मण नेता भी हुआ करते थे समाजवादी पार्टी में भी, जो कि बिहार में शिक्षा मंत्री भी बने थे। ठीक है, तो ऐसे कई, लेकिन प्रायः सबसे आगे ब्राह्मण हुआ करते थे। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद 2-3 घटनाएं घटी। तो पहला असर क्या पड़ा, जो आज 90 से 2025 के बीच देख रहे हैं, मंडल के बाद ये जो ब्राह्मणों का वर्चस्व आप देख रहे हैं 90 में था, आज वो ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म। ठीक है, आज क्या स्थिति है, आज कांग्रेस लगभग दरभंगा मधुबनी में खत्म है। केवल कांग्रेस के आप कह सकते हैं जो कुछ भी बचा हुआ है वो कांग्रेस का आरजेडी के बल पर बचा हुआ है, लेकिन आरजेडी भी खत्म है, आरजेडी भी नहीं बची। क्यों नहीं बची आरजेडी, तो सबसे पहले समझिए कि आरजेडी का हुआ क्या। आरजेडी में जितने भी संघर्ष करने वाले नेता थे समाजवादी आंदोलन से निकले हुए, उन्होंने लालू यादव के परिवार के समक्ष घुटने नहीं टेका, चाहे वो देवेंद्र यादव हो, चाहे वो कुमदेव यादव हो। दरभंगा मधुबनी के यादव चेहरा, जो समाजवाद में सबसे बड़ा चेहरा हुआ करता था, इन लोगों ने लालू यादव के परिवार के समक्ष घुटने नहीं टेके। धनिक लाल मंडल ने घुटने नहीं टेके। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए न लालू यादव बचे न समाजवाद बचा, बल्कि हुआ क्या कि देवेंद्र यादव तो अपना राह, अपनी पार्टी बनाकर कभी इस पार्टी से उस पार्टी में तलाशते रहे, लेकिन हुकुमदेव यादव चले गए बीजेपी में, बाद में अभी वर्तमान में उनके पुत्र अशोक यादव भी है। तो अब ये कंप्लीट इन समाजवादियों का एक तरह से हिंदुनाइजेशन हो गया, हिंदुत्वकरण, मतलब भाजपाईकरण कह लीजिए आप। ठीक है, वही भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी जो प्रोफेसर सुरेंद्र झा सुमन किया करते थे, ताराकांत झा किया करते थे, हरिश्चंद्र झा किया करते थे, ठीक है, साथ में बालेश्वर भारती, रामफल यादव जैसे लोग भी थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने वाले अगर आप चेहरे को देखेंगे तो 2 तरह के चेहरे मिलेंगे। एक, चूंकि ये इस इलाके में सवर्णों में, दरभंगा मधुबनी में सवर्णों में सबसे बड़ी संख्या है ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण चेहरा में देखिए आप क्या, ब्राह्मण चेहरा में इस इलाके का दरभंगा मधुबनी का नेतृत्व कौन कर रहा है, पुराने कांग्रेसी, चाहे वो नीतीश मिश्रा हो, चाहे वो विनोद नारायण झा हो, चाहे वो मुरारी मोहन झा हो, ये सब के सब पुराने कांग्रेसी। यही पुराने कांग्रेसी बीजेपी में आ गए। हुआ था क्या, हुआ था ये कि 2 कारण हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने जब मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू होने का विरोध किया, तो कांग्रेस से उन दिनों लालू यादव मतलब छोटका राज, लालू यादव मतलब गरीबों का राज, लालू यादव मतलब दलितों का राज, लालू यादव मतलब पिछड़ों का राज। तो ये जो कंसोलिडेशन बना, तो उसमें कांग्रेस पार्टी के जो दलित मतदाता थे वो हो गए समाजवादी। लेकिन जो लालू यादव के समाजवादी सही, जो उनके मित्र थे, ये सब होते गए भाजपाई। तो शिफ्टिंग कैसे हुआ आप देखते रहिए। ठीक है, मतलब बीजेपी वहां एक तरफ जो पिछड़े वर्ग के नेता थे समाजवादी पार्टियों के, उनको भी अपने घर में शरण देती रही, लगातार देने का क्रम चालू रहा बीजेपी का। आज बीजेपी का नेतृत्व दरभंगा मधुबनी में सबसे बड़ा चेहरा कौन, संजय सरावगी नहीं, सबसे बड़ा चेहरा में अगर देखेंगे तो दरभंगा मधुबनी में भारतीय जनता पार्टी से सबसे बड़े चेहरे के रूप में आपको दिखेंगे संजय सरावगी, वैश्य वर्ग के। ठीक है, वैश्य बीजेपी के कोर वोटर
बन गए यहां पे। उसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस के जो ब्राह्मण, जो मजबूत कद के नेता थे, इन सब ने एक तरह से बीजेपी में आकर अपने आप को सेट कर लिया। चाहे वो नीतीश मिश्रा हो, विनोद नारायण झा हो, मुरारी मोहन झा हो, कांग्रेस में रहकर इनकी भविष्य मटियामेट हो गई थी कांग्रेस की तरह ही। जिस तरह से कांग्रेस ने पहले मंडल आयोग का विरोध किया और बाद में फिर लालू यादव की सरकार जब जाने लगी, जब लालू यादव कमजोर पड़े तो लालू यादव का समर्थन कर दिया। तो समर्थन, पहले मंडल का विरोध करने के कारण कांग्रेस से दलित छिटक गए और लालू यादव का समर्थन करने के कारण सवर्ण छिटक गए। सवर्ण मतलब ब्राह्मण छिटक गए। तो कांग्रेस के पास बचा क्या? कुछ नहीं। मुसलमान तो पहले ही कांग्रेस का साथ छोड़ चुके थे, इसलिए कि लालू यादव ने जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ को रोका तो लालू यादव मुसलमानों के हीरो बन गए थे। तो आज 2025 में कांग्रेस हो चुकी है साफ, आरजेडी हो चुकी है हाफ, और दरभंगा मधुबनी में बीजेपी और बीजेपी के साथ रहने वाले जदयू का जो कॉकटेल बना, तो बीजेपी कैसे बनती गई? एक तो कांग्रेस को छोड़कर आने वाले सवर्ण बीजेपी के साथ आए, कांग्रेस से छिटक कर गए दलित पहले गए आरजेडी के साथ, बाद में भाया समाजवादी हुकुमदेव यादव जैसे नेताओं के सहारे और नीतीश कुमार के सहयोग से ये सब के सब बीजेपी में आते गए। कम्युनिस्ट पार्टी के जो सवर्ण थे, वोटर मतदाता, वो सब भाजपाई होते गए। जो उनके दलित पिछड़े थे वो भी पहले समाजवादी फिर भाजपाई बनते गए। तो बीजेपी और बीजेपी के सहयोगियों से केवल दूरी बची दो जातियों की, एक तो यादवों की, दूसरा मुसलमानों की। मुसलमानों की दूरी इसलिए बनी कि चूंकि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। राम मंदिर जैसे मंडल एक फैक्टर रहा 90 से 2025 की राजनीति को बदलने में, वैसे ही मंदिर का आंदोलन, राम मंदिर का आंदोलन ने 3 काम किया। एक तो सबसे पहले राम मंदिर के आंदोलन के कारण मिथिलांचल के लोग प्रायः धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण इनका जुड़ाव राम मंदिर के आंदोलन से एक आत्मिक जुड़ाव हुआ। बिहार में सबसे आप कह सकते हैं जो उत्तर बिहार का इलाका, इसमें आज भी आप देखेंगे तो एक अलग प्रकार का कनेक्टिविटी मिथिला से अयोध्या की बनती है। ठीक है, माता सीता जानकी का जन्मभूमि है, तो उस कारण से भी आप देखेंगे तो भाजपा का एक स्वीकार्यता न केवल सवर्णों में बल्कि गैर सवर्णों में भी बीजेपी की स्वीकार्यता बढ़ी। दूसरा स्वीकार्यता बढ़ने का कारण था कि 90 के बाद की राजनीति में आप देखेंगे तो कई देश भर के अंदर बम विस्फोट, सीरियल ब्लास्ट वगैरह हुआ करते थे, और उन बम विस्फोट, सीरियल ब्लास्ट में प्रायः कई नाम ऐसे आए जिनका संबंध दरभंगा और मधुबनी से रहा। तो दरभंगा मॉड्यूल और मधुबनी मॉड्यूल ये कांग्रेस पार्टी के 2004 से 2014 के शासनकाल के दौरान ही बहुत चर्चा में आया। दरभंगा मॉड्यूल और मधुबनी मॉड्यूल मतलब चाहे वो कोलकाता में अमेरिकन एम्बेसी पर हमला हो या फिर दिल्ली और मुंबई का सीरियल ब्लास्ट, हर जगह जितने भी आतंकवादी घटनाएं हुई हर में दरभंगा और मधुबनी मॉड्यूल आया निकलकर। इससे एक ऐसा माहौल बना दरभंगा मधुबनी में जो कि गैर मुस्लिमवाद की राजनीति को कंसोलिडेट करता रहा, मजबूत करता रहा धीरे धीरे, और स्थिति ऐसी बनी कि कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव ऐसे हुए जहां पर कि छोड़ दीजिए आप अन्य जातियों के, बल्कि यादव भी के जाति के लोग भी बीजेपी को आंख मूंद कर वोट करने लगे। मतलब बीजेपी हिंदुओं की पार्टी बन गई। बीजेपी किसी जाति की पार्टी नहीं रही, किसी समीकरण की पार्टी नहीं, बल्कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी बन गई। तो दरभंगा मधुबनी के कई ऐसे विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर कि सीधा सीधा मुकाबला, जैसे विशेषकर मैं नाम लूं तो केवटी विधानसभा सीट है, बिस्फी विधानसभा सीट है, कुछ हद तक अलीनगर भी कह लीजिए, जहां पर कि सीधा सीधा ध्रुवीकरण की राजनीति, धार्मिक ध्रुवीकरण,
और जब ये 2-3 विधानसभा सीट पर धार्मिक ध्रुवीकरण होता है तो आप याद कीजिए कि दरभंगा मधुबनी के 20 विधानसभा सीट पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए आज के दिन में अगर 2025 में देखेंगे, 90 में जैसे मुख्य मुकाबला कांग्रेस और कम्युनिस्टों के बीच हुआ करता था, वैसे ही आज मुख्य मुकाबले में बीजेपी और आरजेडी है। बीजेपी को मजबूत करता है, बीजेपी को जहां जदयू का साथ, चिराग पासवान का साथ बीजेपी की राजनीति को मजबूत करता है, वहीं आरजेडी को मुसलमानों का साथ यहां आरजेडी को नुकसान करता है। मुसलमान जिन विधानसभा सीटों पर जहां जिस किसी भी चुनाव में आरजेडी के साथ जितने ज्यादा अग्रेसिवली आते हैं उतना ज्यादा आरजेडी को नुकसान होता है। यह एक सच्चाई है। दूसरा सच्चाई 2025 का यह है कि जहां कहीं भी महागठबंधन के गैर भाजपा दल के उम्मीदवार मुसलमान होते हैं वहां पर पूरा का पूरा हिंदू एकजुट हो जाता है। एक उदाहरण मैं बताऊं 2025 के विधानसभा चुनाव का, गौरा बौराम विधानसभा सीट पर, जहां पर कि मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ने से इसलिए मना कर दिया कि आरजेडी ने अफजल खान को टिकट दे दिया था। अंत में अंतिम दिन संतोष सहनी, जो उनके भाई को मुकेश सहनी लड़ा रहे थे चुनाव अपने बदले में, उन्होंने भी अपना चुनावी रेस से हटने का ऐलान कर दिया। तो कितना कड़ा है ध्रुवीकरण, आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि 2014 के बाद से, नरेंद्र मोदी के उदय के बाद से कभी भी आरजेडी न अब्दुल बारी सिद्दीकी को न अली अशरफ फातमी को चुनाव जिताने में कामयाब हो सकी। मतलब दो बड़े मुसलमान चेहरे मिथिला में, दरभंगा मधुबनी में विपक्षी दलों से चुनाव जिताने में सक्षम नहीं हो पाई। एक भी विधानसभा सीट पर आरजेडी केवल एक बार 2015 में फराज फातमी आरजेडी की टिकट पर जीत पाए, इसलिए कि नीतीश कुमार साथ थे, वरना किसी को जिताने में कामयाब नहीं हुई। लोकसभा में तो सवाल ही नहीं उठता है। यह परिस्थिति है बदली हुई 90 से 2025 तक की राजनीति की बदली हुई चित्र यह है कि जो भाजपा दरभंगा मधुबनी में जमानत नहीं बचा पाई थी 90 के चुनाव में, 95 के चुनाव में भी बीजेपी का कुछ भी नहीं हुआ करता था, वो बीजेपी आज मिथिला की 2025 में सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस जिसकी तूती बोला करती थी 90 में, आज कांग्रेस आरजेडी के बैसाखी के भरोसे है। 95, 2000, 2005 तक जिस आरजेडी की ताकत सबसे बड़ी हुआ करती थी, लालू यादव फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर हुआ करता था, आज मधुबनी दरभंगा की राजनीति में हिंदुत्व सबसे बड़ा फैक्टर है। जिस ब्राह्मण राजनीति से 90 के दशक की शुरुआत होती है कि चाहे दल कोई भी हो, हर दल, चाहे कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, समाजवादी छोड़ दीजिए, थोड़ा सा भाजपा ही हो, हर दल के अंदर शीर्ष पर ब्राह्मण। आज गैर ब्राह्मणवाद की राजनीति के सहारे ही ब्राह्मण राजनीति भी चल रही है। गैर ब्राह्मणवाद की राजनीति के सहारे ही ब्राह्मणों की भी राजनीति चल रही है। तो ये जितने भी परिवर्तन हैं, जो विजिबल है, जो दिख रहा है, समाजवाद खत्म, वामपंथ खत्म, कांग्रेस लगभग खत्म, आरजेडी हाफ है, मतलब केवल बीजेपी और बीजेपी प्लस ही दरभंगा मधुबनी की राजनीति में आज प्रासंगिक है। आरजेडी हाफ हो चुकी है, कांग्रेस कम्युनिस्ट साफ हो चुकी है। किस हद तक सहमत है बताइएगा कमेंट करके, और यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।